सभी को जय भीम। मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक चर्चा को लेकर, और चर्चा का जो टॉपिक है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे। ये जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी उनके जीवन में उन्होंने कौन से संघर्ष किए और उन्होंने समाज के लिए क्या योगदान दिए। हम डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता के रूप में तो जानते हैं, लेकिन ऐसे उनके जीवन के बहुत अनेक पहलू हैं जिनको हम ज़्यादा या तो जानते नहीं हैं या फिर उन्हें रेखांकित नहीं करते। तो मैं उन दूसरे पहलुओं को भी रेखांकित करने का प्रयास करता हूँ कि उनका संघर्ष क्या रहा और उन्होंने क्या योगदान दिया। शुरू करते हैं उनके व्यक्तिगत अनुभवों से। वो अनुभव जो पीड़ा से भरे हुए थे, जो दुख से भरे हुए थे, जिसमें भेदभाव था, जिसमें अस्पृश्यता या छुआछूत थी। तो जब वो बचपन में अपने विद्यालय में पढ़ते थे तो उन्हें कक्षा से बाहर बिठाया गया। शुरू में दूसरे बच्चों के साथ बैठने से उन्हें मना किया गया। बच्चे उनके साथ बैठते नहीं थे क्योंकि वो एक उस ज़माने में अछूत परिवार से संबंध रखते थे, अछूत जाति या अछूत समुदाय से संबंध रखते थे, क्योंकि मनुवादियों की दृष्टि में उनकी जाति अछूत थी और वो जब उनकी जाति अछूत थी तो वो भी अछूत थे। इसलिए उनके साथ घुलना मिलना, उनके साथ उठना बैठना प्रतिबंधित था। और ये व्यवस्था विद्यालय में भी जारी थी। हालांकि विद्यालय सरकारी था, अंग्रेजी सरकार के द्वारा स्थापित विद्यालय में वो पढ़ते थे, लेकिन बावजूद इसके वहाँ भी उन्हें उसी दुख और पीड़ा का सामना करना पड़ा जो वो अपने समाज में रहकर करते थे, अपने मोहल्ले में रहकर करते थे, बाजार में जाते हुए करते थे, रास्ते में जाते हुए करते थे। उन्हें पानी पीने से भी रोका जाता था। सार्वजनिक जो बर्तन होता था पानी का, जिसे पॉट कहते हैं या घड़ा कहते हैं, उसको छूने की उन्हें मनाही थी। और यदि चपरासी या पानी पिलाने वाला विद्यालय में उपस्थित नहीं होता था उस दिन वो प्यासे ही रह जाते थे। और उन्होंने अपनी जीवनी, अपनी ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है वेटिंग फॉर ए वीज़ा में वो लिखते हैं नो प्योन नो वाटर, मतलब चपरासी नहीं तो पानी नहीं। कितनी दुखद और पीड़ादायक स्थिति से गुजरे थे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर। और शायद इसी दुख और पीड़ा ने, इसी उत्पीड़न और इसी अपमान ने उन्हें तराश करके एक नायाब कोहिनूर हीरा से भी बहुत कीमती बनाया। और वो हीरा ही नहीं, कोहिनूर ही नहीं, बल्कि वो भारत के सूर्य के रूप में
परिवर्तित हुए सूर्य के रूप में वो एक बहुत सामाजिक रूप में उनको पहचान मिली और वो आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में विख्यात हैं। इस बात को एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बराक ओबामा ने भी कहा था, जब उनसे पूछा गया कि भाई आप डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में क्या जानते हैं, कितना जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर अम्बेडकर को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उनके जितना विद्वान व्यक्ति बहुत कम देखने को मिलता है। और उन्होंने कहा कि यदि डॉक्टर अम्बेडकर हमारे अमेरिका में हुए होते तो मैं उन्हें सूर्य कहता। तो इतनी चमक उन्होंने अपनी बिखेरी और आज तक वो चमक बरकरार है और वो बढ़ती ही जा रही है। जब वो कहीं एक बार अपने पिता से मिलने के लिए गोरेगांव जा रहे थे तो उन्हें स्टेशन पर रात गुजारनी पड़ी और कोई भी उन्हें गाड़ी वाला, उस समय बैलगाड़ियाँ चलती थीं, ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। और एक गाड़ी वाला तैयार हो गया क्योंकि उन्होंने थोड़े से ठीक से कपड़े पहन रखे थे, तो उन्होंने वो गाड़ी वाला उनकी जाति नहीं समझ सका, तो वो उन्हें ले जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जब उस गाड़ी वाले को बीच रास्ते में पता चला कि भाई ये तो महार हैं, अछूत जाति के बच्चे हैं, तो उन्होंने उनको गाड़ी से बहुत बेइज्जत करके, लताड़ लगा के उतार दिया। तो इतना अपमान बाबा साहब ने बर्दाश्त किया। एक बार की बात है कि नाई ने उनके बाल काटने से मना कर दिया। जब वो विद्यालय पढ़ने के लिए तैयार हो रहे थे, विद्यालय में उनका जब नाम लिख गया तो विद्यालय पढ़ने के लिए जाते तो पिताजी ने उनके बाल कटवाए तो नाई ने मना कर दिया। नाई की गलती क्या थी? नाई तो दबाव में था, प्रेशर में था, क्योंकि एक अछूत बच्चे के अगर कोई बाल काटता तो दूसरे जो समाज के जो तथाकथित कुछ वर्ण के लोग थे, उच्च जातियों के जो लोग थे, वो उस नाई से नाराज़ हो जाते। हो सकता है कि वो उसको मारते पीटते या उसका भी बहिष्कार कर देते और उसका रोजगार धंधा बंद हो जाता। फिर जो है खुद उनके पिता ने ही उनके बाल काटे और वो उनके पिता ही फिर उनके बाल काटते थे। जब वो पढ़कर आए, सारी दुनिया भर की डिग्रियां लेकर आए, विदेश से पढ़ के आए, पढ़ने के बाद वो बड़ौदा में राजा के यहाँ पर उनको नौकरी मिलती है, क्योंकि करार किया गया था पहले कि जब आप पढ़ के आ जाओगे, क्योंकि राजा ने उन्हें छात्रवृत्ति दी थी, स्कॉलरशिप दी थी, जिसके तहत ये करारनामा था कि भाई जब आप पढ़ के आओगे तो पहले आप यहाँ पर सेवा दोगे, यहाँ पर नौकरी करोगे। तो उन्होंने उसी एग्रीमेंट के तहत बड़ौदा नरेश के यहाँ पर नौकरी करना शुरू किया और बड़ौदा नरेश ने उन्हें बड़े पद पर सुशोभित किया, डिफेंस सेक्रेटरी बनाया, सुरक्षा सचिव बनाया। लेकिन जातिवादी मानसिकता के लोगों ने, जो कि उनके मातहत थे, पद में उनसे बहुत नीचे थे, वो उनको बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो उनसे
उनकी योग्यता, उनके पद को स्वीकार नहीं कर पाए। यहाँ तक कि पियोन, चपरासी भी उन्हें फाइलें दूर से फेंक करके देता था, उनके सामने कभी फाइल रखने के लिए नहीं आया। वहाँ पर रखे हुए बर्तन, पानी के बर्तन से भी उन्हें पानी नहीं पीने दिया जाता था। ये स्थिति तब थी जब वो बहुत पढ़ लिख गए थे, जब वो पढ़ लिख करके बहुत बड़े विद्वान बन गए थे, एक बहुत बड़े पद पर पहुंच गए थे। तो ये इस भेदभाव ने उनका पीछा उनके यौवन काल में भी नहीं छोड़ा, उनकी पढ़ाई पूरी होने पर भी नहीं छोड़ा, विद्वता हासिल करने पर भी नहीं छोड़ा। अब हम बात करते हैं उनके दूसरे डायमेंशंस के ऊपर, उनके दूसरे रूप जो थे, और वो रूप था कि वो एक बहुत बड़े नारीवादी विचारक और कार्यकर्ता थे। ही वॉज ए ग्रेट फेमिनिस्ट, और नारीवादी चिंतक होने के साथ साथ उन्हें विद्वान जो हैं नारीवादी दार्शनिक भी कहते हैं। ही वॉज चैंपियन ऑफ वुमन एम्पावरमेंट, वो नारी सशक्तिकरण के चैंपियन थे, बहुत बड़े पैरोकार थे, प्रबल पैरोकार थे, समर्थक थे। क्योंकि वो मानते थे कि यदि नारी का विकास होगा, नारी की उन्नति होगी तो राष्ट्र की उन्नति होगी, समाज की उन्नति होगी। इसलिए वो नारी की तरक्की चाहते थे और नारी को सारे हक अधिकार देना चाहते थे, वो तमाम अधिकार जो पुरुषों को मिलते हैं, जो पुरुषों के पास होते हैं, चाहे वो शिक्षा का अधिकार है, चाहे वो किसी सरकारी सेवा में जाने का अधिकार है, शासन प्रशासन में अपनी भूमिका निभाने का अधिकार है, चाहे वो राजनीतिक अधिकार है, वोट का अधिकार है, मंत्री या विधायक बनने का अधिकार है, डीएम या कलेक्टर बनने का अधिकार है, सारे अधिकार वो महिलाओं को देने के पक्ष में थे। वो कहते हैं, वो लिखते हैं कि आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस अचीव्ड बाय वुमन। अर्थात मैं किसी भी समाज की प्रगति उस विकास से मापता हूँ जो महिलाओं ने हासिल किया है। यानी कि कोई भी समाज कितना विकसित है, कितना प्रगतिशील है, कितना उन्नतिशील है, ये इस बात से तय होता है कि उस समाज की महिलाएं कितनी विकसित हैं। यदि महिलाएं विकसित होंगी तो वो समाज भी विकसित होगा, अगर महिलाएं विकसित नहीं होंगी तो वो समाज भी विकसित नहीं हो सकता। शुरू से ही उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, और जब उन्हें किसी शासन प्रशासन में कोई जिम्मेदारी दी गई तो उन्होंने महिलाओं की बेहतरी के लिए कार्य किए। 1942 में वो लेबर मिनिस्टर थे, श्रम मंत्री, ब्रिटिश काल के शासन में। ब्रिटिश शासन में श्रम मंत्री रहते हुए उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ प्रावधान किए, जिनमें से आज भी अधिकांश प्रावधान चल रहे हैं, और उन प्रावधानों में से एक प्रावधान है प्रोविजन ऑफ मैटरनिटी लीव, यानी कि मातृत्व अवकाश। नौकरी में रहते हुए महिला यदि उसको वो माँ बनती हैं तो फिर उसको अवकाश मिलेगा,
उस दौरान, उस पीरियड का, ताकि वो उस मातृत्व का जो समय है उसे आसानी से गुजार सके। तो मैटरनिटी लीव देना, ये उन्हें एक नारीवादी चिंतक, एक नारीवादी कार्यकर्ता के तौर पर स्थापित करते हैं, सिद्ध करते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं कि उन्होंने किस तरह से संविधान निर्माता के रूप में महिलाओं के लिए अधिकार सुनिश्चित किए। तो जब उन्हें संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होने के नाते संविधान लिखने का जो अधिकांश भार था वो उन्हीं के ऊपर था। तो उन्होंने वो तमाम अधिकार महिलाओं के लिए दिए जो पुरुषों को भी दिए, जैसे फंडामेंटल राइट्स। सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स महिलाओं को भी दिए गए हैं, क्योंकि उन्होंने इक्वलिटी को अब इस संविधान का आधार बनाया। उनकी जो अप्रोच थी वो एगलिटेरियन थी, समतामूलक। और समतामूलक सिर्फ जातियों की समानता नहीं, बल्कि लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने महिलाओं के लिए सभी मौलिक अधिकार प्रदान किए, चाहे वो समानता का अधिकार है, चाहे वो स्वतंत्रता का अधिकार है, चाहे वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, चाहे शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार है। सभी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये जो 6 मौलिक अधिकार हैं, ये सारे के सारे अधिकार महिलाओं को भी पुरुषों के समान दिए, पुरुषों से तनिक भी कम नहीं। उन्होंने तमाम राजनीतिक अधिकार भी महिलाओं को दिए। राजनीतिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण होता है वोट का अधिकार, राइट टू वोट, क्योंकि राइट टू वोट महिलाओं को प्राप्त नहीं था, और ये उन लोकतंत्रों में भी प्राप्त नहीं था लंबे समय तक जो बड़े लोकतंत्र माने जाते थे उस समय, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन। ये लोकतंत्र थे, लेकिन महिलाओं के मामले में इन्होंने भी बहुत लंबे समय बाद वोट का अधिकार दिया। अमेरिका ने 1920 में महिलाओं को वोट का अधिकार दिया, जबकि आज़ादी उन्हें 1776 में मिल गई थी। 1776 में क्रांति हुई अमेरिका में, और वहाँ पर संविधान, एक संवैधानिक व्यवस्था बनी 1780-81 में, लेकिन महिलाओं को अधिकार नहीं दिया, राइट टू वोट नहीं दिया। उन्होंने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को अडॉप्ट नहीं किया, सार्वभौमिक मताधिकार के सिद्धांत को नहीं स्वीकार किया। 1920 में ये अधिकार उन्होंने दिया। 1928 में जाके ब्रिटेन ने ये अपनी महिलाओं को ये अधिकार दिया। इसके साथ दूसरे और लोकतांत्रिक देश थे, उन्होंने भी महिलाओं को ये अधिकार इतनी जल्दी नहीं दिया। लेकिन जब भारत का संविधान बनाया गया, तो भारत के संविधान के लागू होने के पहले दिन से ही महिलाओं को भी राजनीतिक अधिकार मिल गए, वोट का अधिकार मिल गया, पुरुषों के साथ साथ। तो यहाँ पर जेंडर इक्वलिटी के सिद्धांत को उन्होंने संविधान में प्रमुखता से रखा। इसके अतिरिक्त डॉक्टर अंबेडकर लॉ मिनिस्टर भी थे, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जब वो लॉ मिनिस्टर थे, तो लॉ मिनिस्टर होने के नाते वो और कुछ बेहतर करना चाहते थे वुमेन के लिए, महिलाओं के लिए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बिल, कानून बनाने की कोशिश की। एक बिल उन्होंने बनाया, उसे कहते हैं हिंदू कोड बिल। वो विधेयक लेके आए
उस हिंदू कोड बिल में महिलाओं की मुक्ति का प्रश्न छिपा हुआ था कि वो पुरुष के आधिपत्य से बाहर हो जाए, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, मैरिज राइट्स, शादी का अधिकार, गोद लेने का अधिकार और वो तमाम अधिकार मिलें जो महिला के व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी हैं, क्योंकि महिला भी एक व्यक्ति है। जो महिला एक व्यक्ति है तो उसका व्यक्तित्व का भी विकास उतना ही जरूरी है जितना कि पुरुष के व्यक्तित्व का विकास जरूरी है। तो वो तमाम वो अधिकार देना चाहते थे हिंदू कोड बिल के तहत, लेकिन रूढ़िवादियों ने, परंपरावादियों ने इसका घोर विरोध किया और उस घोर विरोध के सामने नेहरू सरकार झुक गई। प्राइम मिनिस्टर नेहरू भी हार मान गए, उन्होंने भी अपने कदम पीछे खींच लिए और वो हिंदू कोड बिल पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर पास नहीं हो सका, जिससे डॉक्टर अम्बेडकर बेहद नाराज हुए, बहुत उन्हें आघात लगा और उन्होंने नाराज होकर के लॉ मिनिस्टर के पद को त्याग दिया, अपना इस्तीफा फेंक दिया, इस्तीफा दे दिया कि मुझे क्या ज़रूरत है लॉ मिनिस्टर में रहने की, जब मैं कुछ बेहतर व्यवस्था नहीं कर सकता, महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं कर सकता, महिलाओं को शक्ति नहीं प्रदान कर सकता, तो फिर मैं लॉ मिनिस्टर किस बात का। उन्होंने लॉ मिनिस्टर के पद को त्याग दिया, कैबिनेट मिनिस्टर से। आजकल लोग एक चपरासी का पद नहीं छोड़ते, और उन्होंने उस जमाने में लॉ मिनिस्टर के पद को ठुकरा दिया। महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं की उन्नति के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वो आगे आ गए। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि उनका डेमोक्रेसी, भारत में डेमोक्रेसी स्थापित करने में कितना बड़ा योगदान था और वो कैसी डेमोक्रेसी को वास्तव में डेमोक्रेसी मानते थे। क्योंकि डेमोक्रेसी को हम एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्शन मानते हैं कि भाई डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट where people's participation is found, where people participate in government making, where rules and laws are made by the people or their representatives। एक ऐसी व्यवस्था है लोकतंत्र जिसमें जनता का शासन होता है, जनता के प्रतिनिधि शासन चलाते हैं, जनता के प्रतिनिधि कानून बनाते हैं। ऐसी शासन प्रणाली को हम लोकतंत्र कहते हैं, लेकिन उनके लिए सही मायने में लोकतंत्र की परिभाषा कुछ अलग थी। उसे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को ही रियल डेमोक्रेसी नहीं मानते थे। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज मीनिंगलेस विदाउट सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। यानी अर्थात उनका मानना था कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के अभाव में राजनीतिक लोकतंत्र निरर्थक है, मिथ्या है, झूठा है, वो भ्रामक, सिर्फ हिपोक्रेसी है, पाखंड है। राजनीतिक लोकतंत्र मुकम्मल नहीं माना जा सकता, वो कंप्लीट नहीं माना जा सकता जब तक कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र नहीं हो। तो लोकतंत्र का मतलब है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र अधूरा है। और ये कैसे संभव होगा? जब समाज समावेशी होगा, समाज समतामूलक होगा, समाज के लोग बिना किसी डर, बिना किसी भय, बिना किसी लालच के अपने मतों का प्रयोग करेंगे,
अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और उनके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव या पक्षपात नहीं किया जाएगा। समाज के सभी लोगों को बराबर माना जाएगा। तब जाकर के सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना होगी। आर्थिक लोकतंत्र का मतलब है कि आर्थिक रूप से समानता या आर्थिक रूप से जो गैर बराबरी है वो गैर बराबरी ना हो या फिर कम से कम हो। गरीब और अमीर के बीच में बहुत बड़ी खाई ना हो। ऐसी स्थिति ना हो कि लोग अपना वोट बेचने को मजबूर हो जाएं। वोट का अधिकार लोगों को मिले लेकिन उस वोट के अधिकार का वो लोग इस्तेमाल ना कर पाएं और उस वोट को थोड़े से लालच में बेच दें और फिर कुछ पूंजीपति लोग, कुछ धनवान लोग, कुछ पैसे वाले लोग उस वोट को खरीद लें और फिर वो शासन में आ जाएं, तो क्या सही मायने में वो जनता के प्रतिनिधि होंगे? जबकि डेमोक्रेसी इज ए रूल बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। जनता के प्रतिनिधियों का शासन होता है अगर हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें। लेकिन चूंकि वो तो प्रतिनिधि है ही नहीं, उन्होंने तो वोट खरीदा है। जब खरीदे गए वोटों से कोई व्यक्ति चुना जाता है तो वो जनता की नुमाइंदगी कैसे करेगा? जनता की समस्याओं का समाधान क्यों करेगा? क्योंकि उसने तो पैसे दे करके वोट खरीदे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो प्रतिनिधि नहीं हो सकता। वो प्रतिनिधि नहीं है तो फिर लोकतंत्र किस बात का? तो ये डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था। यानी कि वो आर्थिक रूप से समाज को मजबूत देखना चाहते थे और आर्थिक रूप से यदि समाज मजबूत होगा तो आर्थिक लोकतंत्र स्थापित होगा और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित होगा तो सही मायने में लोकतंत्र स्थापित होगा। तो दिस वाज द विजन ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर। ये दृष्टिकोण डॉक्टर अम्बेडकर का था। ये दृष्टि थी डॉक्टर अम्बेडकर की कि वो सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते थे बल्कि वो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र में विश्वास करते थे। और इसके लिए उन्होंने प्रोविज़न रखा संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि संविधान के भाग 4 में दिए हुए हैं, अनुच्छेद 36 से 51 में दिए हुए हैं और इनमें प्रोविज़न है दबे कुचले शोषित वंचित लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को और बुजुर्ग लोगों को, जिनको हम वृद्ध लोग कहते हैं, बूढ़े लोग कहते हैं, अशक्त और दिव्यांग जो आज जिनको हम दिव्यांग कहते हैं, उन लोगों का कल्याण करना, उनको आगे बढ़ाना, उनके लिए विशेष प्रयास करना ताकि वो इस स्थिति में पहुंच जाएं कि गरिमा में जीवन जिए, सम्मानजनक जीवन जिए। यानी कि उनको आर्थिक रूप से मजबूत करना। उनको राजनीतिक रूप से तो शक्ति मिल गई, अधिकार मिल गए, लेकिन आर्थिक रूप से भी मजबूत करने का प्रयास करेगा कौन? सरकार। स्टेट विल एंडीवर टू अपलिफ्ट द पुअर पीपल हु आर लैगिंग बिहाइंड, हु आर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। तो ऐसी व्यवस्था उन्होंने की और ये सरकार की जिम्मेदारी बताई कि सरकार को करना है। इसलिए सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, सरकारी उपक्रम जिसको हम PSU कहते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कहते हैं, अंडरटेकिंग्स कहते हैं, उनकी स्थापना हुई। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो उद्देश्य है वो यही है कि वो भारत में इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के माध्यम से सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो जाए। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स तो लोग राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, लेकिन राजनीतिक लोकतंत्र क्योंकि अपने आप में एक पूर्ण लोकतंत्र की सूरत नहीं बनाता, इसलिए उसके लिए ज़रूरी है कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी हो। तो इसलिए उन्होंने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत रखे। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि भाई उनका
उन्होंने संविधान निर्माण में क्या भूमिका निभाई, तो वो तो हमें लगभग सभी लोगों को पता ही है कि उन्हें संविधान का पिता माना जाता है, मेन आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन के रूप में उनको जाना जाता है। और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के होने के नाते उन्होंने संविधान निर्माण में बहुत ही अद्वितीय, अनुपम, अद्भुत, उत्कृष्ट भूमिका निभाई। इसमें कोई संदेह नहीं है। संदेह करने वाले करते रहें। दुराग्रह, पूर्वाग्रह से लोग जो ग्रस्त हैं, जिनकी मानसिकता सड़ी हुई है, वो संदेह करते रहें, वो संदेह खोजते रहें। लेकिन सही मायने में डॉक्टर अम्बेडकर प्लेड वेरी पिवोटल एंड वाइटल रोल एज फार एज कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग इज कंसर्न्ड। संविधान निर्माण का जहाँ तक सवाल है, तो इसमें डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इसीलिए उन्हें भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। अन्यथा कौन किसको आजकल जनक, तो एक बहुत बड़ी बात है, कोई नाम लेना भी पसंद नहीं करता। तो ये उनका योगदान था, कंट्रीब्यूशन था। उस कंट्रीब्यूशन को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसको अंडररेट नहीं कर सकते, उसको डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते। संविधान के निर्माता के तौर पे संविधान में जो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट आता है, वो आता है फंडामेंटल राइट्स का। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, जो संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं और जो शुरू होते हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक। 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए प्रावधान हैं। आर्टिकल 13 बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। उसने ये कह दिया कि कोई भी ऐसा नियम, कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसी प्रथा, चाहे वो धार्मिक ही प्रथा क्यों ना हो, किसी भी धर्म की हो, आज से ही नल एंड वाइड मानी जाएगी यदि वह मौलिक अधिकारों के विपरीत पाई जाती है तो। यदि वह मौलिक अधिकारों से मेल नहीं खाती है तो, यदि वो किसी भी मायने में मौलिक अधिकारों को डायलूट करती है तो, यदि वो किसी भी मायने में मौलिक अधिकारों को चोट पहुंचाती है, तो ऐसी प्रथा, ऐसी मान्यता, ऐसा नियम, ऐसा कानून आज से ही नल एंड वाइड होगा, शून्य होगा। तो दिस वाज द बिग ब्लो टू द फंडामेंटलिस्ट। जो फंडामेंटलिस्ट लोग थे, उनके मुंह पर जोरदार तमाचा था ये, जो इस समाज को कुछ और बनाना चाहते थे, जो इसे उसी गली सड़ी व्यवस्था से चलाना चाहते थे जो सदियों से चली आ रही थी समाज के अंदर। उस व्यवस्था को उन्होंने चकनाचूर कर दिया अपने इस आर्टिकल से। आर्टिकल 13 वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ब्लास्ट, बारूद लगा के उड़ा दिया उस व्यवस्था को और लोगों के मौलिक अधिकारों को सर्वोपरि रखा। इतने सर्वोपरि कि सरकार से भी ऊपर है ये। सरकार भी इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। सरकार भी किसी के अधिकार को छीन नहीं सकती है, किसी के अधिकार को डायलूट नहीं कर सकती है। और यदि कोई करने की कोशिश करता है, चाहे कोई व्यक्ति है, चाहे संस्था है, चाहे कोई पदाधिकारी है, किसी भी पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति है, यदि वो मौलिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ करता है, यदि उन्हें छीनने की कोशिश करता है, तो ये each and every citizen has right to move to the Supreme Court directly under Article 32। अनुच्छेद 32 के तहत प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि यदि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, कोई उसके मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो वह सीधे किसी नीचे के कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, उसे सीधे ही सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के अपनी याचिका लगाए और अपने मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करे। ये अधिकार
भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है और इस अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं अपनी वाणी से संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान का हृदय, हार्ट एंड सोल है आर्टिकल 32, क्योंकि ये सरकार के हाथ में हथकड़ी लगाता है, सरकार को कुछ गलत करने से रोकता है, नागरिकों के अधिकारों को कुचलने से सरकार को रोकता है, सरकार को उसकी हैसियत दिखाता है। किसी व्यक्ति को, चाहे वो सरकारी है गैर सरकारी, किसी व्यक्ति को नागरिकों के मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंचाने से रोकता है। तो ये अधिकार आर्टिकल 32, जिसको हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के नाम से जानते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसे हम कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये डॉक्टर अंबेडकर और अन्य जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन सब की सहमति से ये अधिकार दिया गया नागरिकों को, जो नागरिकों को सही मायने में ऑक्सीजन प्रदान करता है, संजीवनी प्रदान करता है। और सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन बनाया फंडामेंटल राइट्स का, सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन बनाया संविधान का, कि यदि कोई भी व्यक्ति या सरकार या संस्था संविधान का उल्लंघन करती है तो ऐसे उस कृत्य को रोकने का पूरा अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। यानी कि यहाँ आप देखिए कितना दिलचस्प है कि कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट इज सुप्रीम एज फार एज लॉ मेकिंग इज कंसर्न्ड, बट लेकिन, और इतना बड़ा लेकिन है ये कि वो पार्लियामेंट भी कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो संविधान के विरुद्ध हो या संविधान से मेल ना खाता हो। यानी कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, संविधान का की जो मूल आत्मा है, जो उसका मूल एक उसके जो मंशा है संविधान की, उसके विपरीत नहीं जा सकती। और वो क्या है? वो है डेमोक्रेसी। यानी कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती पार्लियामेंट जो डेमोक्रेसी के खिलाफ हो, जो डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के लिए बनाया गया हो। कोई भी ऐसा कानून पार्लियामेंट नहीं बना सकती जो रिपब्लिक सिस्टम के खिलाफ हो, गणतंत्र के खिलाफ हो, जो गणतंत्र को राजतंत्र में बदलने के लिए बनाया जाए, नहीं बना सकती। जस्टिस, कोई भी कानून ऐसा नहीं बन सकता जो न्याय के खिलाफ हो। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, जो लोगों को के साथ सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक रूप से अन्याय करे कोई कानून, उसको सुप्रीम कोर्ट नल एंड वाइड घोषित कर सकती है, चाहे वो पार्लियामेंट ने 543 सदस्यों की सहमति से बना दिया हो। 543 सदस्य मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्लियामेंट। नल एंड वाइड, शून्य। कोई भी ऐसा कानून संसद नहीं बना सकती जो इक्वलिटी के खिलाफ हो। कोई भी ऐसा कानून बना सकती जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसकी रक्षा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। तो ये डॉक्टर अंबेडकर का खास योगदान है। लोगों को पता नहीं है, लोग जानना भी नहीं चाहते हैं शायद, क्योंकि लोगों का जो नेचर है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। धर्म का बहुत ज़्यादा असर है लोगों के दिमाग पे। गुलामी में जीना ज़्यादा पसंद करते हैं। राइट्स से उन्हें ज़्यादा प्यार मोहब्बत नहीं है। अगर राइट से प्यार मोहब्बत होता तो वो संविधान को सिर आंखों पर रखते। डेमोक्रेसी में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। अगर वो होती तो अपने मौलिक अधिकारों का, अपने वोट के अधिकार का बहुत ही सोच समझकर इस्तेमाल करते। तो ये जो है डॉक्टर अंबेडकर का योगदान है, उनका कंट्रीब्यूशन है संविधान के निर्माण
की अगर हम बात करें तो बहुत सारी बातें और हैं, लेकिन एक छोटे से लेक्चर में हम सारी बातों को यहाँ पर उद्धृत नहीं कर सकते। लेकिन जो मोटी मोटी खास तौर से बात है, अगर हम संविधान से जुड़ा हुई एक और बात बता दूँ आपको, जब हम अपना पॉलिटिकल सिस्टम की बात आई कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, तो एज़ यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, वी हैव ए पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमारे पास एक संसदीय शासन प्रणाली है। उस समय भी काफ़ी बहस हुई थी। कुछ लोग चाहते थे कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, राष्ट्रपति के रूप में एक शासन व्यवस्था आए। तो संविधान सभा ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया। क्यों अडॉप्ट किया? तर्क डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंश्योर्स स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली, राष्ट्रपति शासन प्रणाली शासन के स्थायित्व को सुनिश्चित करता है। वहाँ पर स्टेबिलिटी होती है। सरकार एक लंबे समय तक चलती है, 4 साल 5 साल, उसके बीच में कोई करा नहीं सकता। दूसरी ओर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी संसदीय शासन प्रणाली उत्तरदायित्व, शासन के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करती है। Therefore, we preferred accountability over stability. उन्होंने कहा कि हमने स्थायित्व के ऊपर उत्तरदायित्व को प्राथमिकता दी है, यानी कि हमारे लिए उत्तरदायी शासन, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए। हमें स्टेबल गवर्नमेंट नहीं चाहिए। शासन उत्तरदायी होना चाहिए, जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। और यदि कोई सरकार कुछ ऐसा गलत काम करती है जो जनता के खिलाफ होता है, जनता के पक्ष में नहीं होता, तो जनता उनसे सवाल पूछेगी और जनता के सवालों का उन्हें उत्तर देना पड़ेगा। और यदि वो सही तरह से उत्तर नहीं दे पाते हैं तो ऐसी सरकार को फिर अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से, नो कॉन्फिडेंस मोशन के माध्यम से अपदस्थ किया जा सकता है। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं होता। वहाँ राष्ट्रपति को आप ऐसे इतनी आसानी से हटा नहीं सकते हैं पद से। उसके लिए स्पेशल प्रोसीजर है, और वो क्या है? वो है इम्पीचमेंट का प्रोसीजर, विच नीड 2/3 मेजॉरिटी ऑफ बोथ हाउसेस, दोनों सदनों के 2/3 बहुमत, वो बहुत मुश्किल है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमें 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं होती है, ना दोनों सदनों की जरूरत होती है। सिर्फ लोकसभा काफ़ी है, अपने बहुमत से लोकसभा प्रस्ताव पास कर दे कि अब हमें इस व्यक्ति में या इस सरकार में विश्वास नहीं रहा, सरकार तुरंत गिर जाती है। तो ये है इस पार्लियामेंट्री सिस्टम की खूबसूरती, जिसकी वजह से सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है और जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए काम करती है। हालांकि वो अलग बात है कि कुछ सरकारें नहीं करती हैं और जनता को इतना उसके हाथ में इतना है नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में, डेमोक्रेसी में पार्टी सिस्टम भी होता है, और पार्टी सिस्टम में होने के नाते जो नेता होते हैं वो पार्टी के ही सदस्य होते हैं, और पार्टी में चूँकि मेजॉरिटी होती है उसके हाथ में, और मेजॉरिटी होने के नाते वो सरकार को उतना कोई खतरा नहीं होता है। अब हम बात करेंगे कि भाई डेमोक्रेसी और हीरोइज़म, डेमोक्रेसी एंड हीरोइज़म, लोकतंत्र और अधिनायकवाद एंड वार्निंग ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस बात से आगाह किया था, समझाया था लोगों को अपने अंतिम भाषण में, जब वो 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपना अंतिम भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने लोगों को ये चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि किसी भी नेता को अपना नायक ना बनाएं। यदि आपने उसे नायक बनाया तो उसके अधिनायक बनने का डर पैदा हो जाएगा, वो अधिनायक बन जाएगा, और यदि वो अधिनायक बन गया तो फिर आपका लोकतंत्र
नहीं बचेगा। यानी कि आपका जो नेता है वो आपका नायक नहीं है, वो आपका प्रतिनिधि है। और वो प्रतिनिधि आपका तब तक है जब तक वो आपकी सेवा करता है, वो आपका सेवक है, आपके मुद्दों को सुलझाता है, आपकी समस्याओं को सुलझाता है। वो आपका सेवक है, आपकी समस्या के सुलझाने के लिए आपका सहयोगी है, एसोसिएट है आपका। वो आपका मालिक नहीं है, वो आपका नायक नहीं है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नेता को नायक ना बनाएं। यदि आपने नायक बनाया तो आप डेमोक्रेसी को खतरे में डालोगे। ये उनकी चेतावनी थी। इसके साथ ही उन्होंने संविधान को लेकर भी बताया था कि भाई लोग ये मानेंगे या मान रहे हैं या ऐसा उनकी मान्यता होगी कि भाई संविधान कुछ खास उनके लिए कुछ जादू कर देगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि ये उन लोगों के ऊपर निर्भर करेगा कि संविधान अच्छी तरह काम करे या बुरी तरह काम करे, जो इस संविधान को चलाने के लिए, इसके अनुरूप, इस व्यवस्था के अंतर्गत जो शासन चलाने के लिए आगे आएंगे, जिन्हें चुना जाएगा, ये उन लोगों के ऊपर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि संविधान कितना भी अच्छा हो, बुरा साबित होगा यदि जनता के द्वारा चुने हुए लोग बुरे हैं। तो यदि हमने बुरे लोगों को शासन चलाने के लिए चुना है तो, और बुरा संविधान अच्छा साबित होगा यदि हमने अच्छे लोगों को चुना है तो ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन थी। इसके साथ ही अब हम इस वीडियो का यहीं अंत करेंगे। और उससे पहले एक बात और आपको बता दूं कि डॉक्टर अम्बेडकर एक नारीवादी चिंतक और दार्शनिक के साथ, मानवतावादी चिंतक और दार्शनिक, एक संविधान निर्माता, कानून विधिवेता, प्रखर अर्थशास्त्री और बहुत बड़े नेता के साथ साथ ही वो एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे। ही वॉज ए ग्रेट नेशनलिस्ट टू। उन्होंने कहा कि हमारे लिए देश प्रथम है। उन्होंने कहा कि हमारी कोई पहचान नहीं, वी ऑल आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली। हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं, प्रथमता और अंततः। भारतीय ही हमारी पहचान है। हम भारतीय बन के रहें और अपने देश को मजबूत करें। देश के जो गरीब कमज़ोर वर्ग हैं उनको हक अधिकार दें, उनके हक अधिकारों को छीने नहीं, उनके हिस्से को हम उस हिस्से से उन्हें बेदखल ना करें। देश में बंधुता भाईचारा बना के रखें। यदि देश के अंदर बंधुता होगी, भाईचारा होगा तो देश की एकता और अखंडता बनी रहेगी। देश मजबूत होगा, देश तरक्की करेगा, देश आगे बढ़ेगा। तो देश की भी उन्हें बड़ी चिंता थी। उन्होंने कहा था कि हमने बड़ी मुश्किल से इस राष्ट्र का निर्माण किया है। इस देश को हजारों साल से बाहरी लोगों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा है। कई बार हमने अपनी आज़ादी को खोया है, लेकिन यदि हम इस आज़ादी को सुरक्षित नहीं रख पाए तो ये फिर हमारे लिए कभी वापस नहीं आएगी। ये हमारे लिए अंतिम अवसर है कि हम अपनी आज़ादी को बचा के रखें। यदि हमने अपनी आज़ादी को एक बार खोया तो फिर शायद हम इसे हमेशा के लिए खो देंगे। तो हमें अपनी आज़ादी को इंटैक्ट रखना है, अपने देश को मजबूत और सुदृढ़ रखना है। और वो तब होगा जब हम एक समतामूलक और एक समावेशी बंधुत्व भाव से रहेंगे और सभी लोग मिलकर के प्यार से रहेंगे, एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करेंगे, शोषित वंचित पिछड़े समूहों का, महिलाओं के अधिकारों का हम सम्मान करेंगे, तभी हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। तो अब मैं अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें,
अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये सूचना, ये जानकारी और लोगों तक भी पहुँचे। और आपसे अनुरोध है कि आपने अगर ये वीडियो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब बटन दबा के। चैनल का नाम है वॉइस फॉर सोशल जस्टिस @ डॉक्टर कुलदीप सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।